सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो द्वैतत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिनो शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिनो शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्री भीमसी भाई बाबा, सभी आचार्य और शिक्षक, विद्यार्थी मित्रों, जिस दुनिया में आप लोगों ने जन्म लिया है, जहां आपको अपने लाइफ का 50-60 इयर्स परफॉर्मेंस करने हैं, उस दुनिया को आज के लोग नॉलेज सोसाइटी के रूप में समझते हैं। हमारे देश में एक महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था महर्षि कपिल। महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में लिखा है, ना कुत्रापि कोपि सुखी इति। इस संसार में कहीं भी कोई भी सुखी नहीं। अगर आप सुखी बनना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं, तो ऋषि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में लिखा, ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अगर आपको गरीबी में से मुक्ति चाहिए, गुलामी में से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी में से मुक्ति चाहिए, बीमारी में से मुक्ति चाहिए, तो आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी विचारों का समर्थन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 4 अध्याय के 37 नंबर श्लोक में बताया, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के सदृश दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं। चाइना के ग्रेट रिफॉर्मर डेंग जियाओपिंग ने 1988 में अपने देश के सिटीजन को संबोधित करते हुए कहा, द रूट्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। केवल इंफॉर्मेशन से आपका नॉलेज इनहेंस नहीं होगा, इसे आपको पता चले विवेक कैसे जागृत होगा, तो इसके लिए मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने के तरीके क्या हैं? तो वह 5 तरीका यूनाइटेड नेशन यूएन ने बताया, यूनेस्को ने बताया है। इनरिचिंग नॉलेज बाय थॉट्स, ऐसा ज्ञान हासिल करो, सीखो जो विचार समृद्ध ज्ञान हो, जिसमें आइडियाज हो, जिसमें विचार हो। और दुनिया में वही ग्रेट इंसान होता है जो हमेशा चिंतन करता है, सोचता है, नए नए आइडियाज उसके मस्तिष्क में आते हैं। इनरिचिंग नॉलेज बाय इंटेलेक्ट, ऐसा ज्ञान हासिल करो जो बुद्धि समृद्ध ज्ञान हो। इनरिचिंग नॉलेज बाय एक्सपीरियंस, ऐसा ज्ञान हासिल करो जो अनुभव समृद्ध ज्ञान हो। इनरिचिंग नॉलेज बाय वैल्यूज, ऐसा ज्ञान हासिल करो जो संस्कार समृद्ध ज्ञान हो। और सबसे बड़ी चीज है इनरिचिंग नॉलेज बाय विजडम, ऐसा ज्ञान हासिल करो जो विवेक समृद्ध ज्ञान हो। अगर आपका विवेक जागृत नहीं रहेगा तो ये सब चीजों में कोई फायदा नहीं होगा। आज देखिए, अभी कॉफी डे वाले का नाम सुना आपने, जी वेंकटेश का? कॉफी डे के और भी लोग का नाम सुना? अभी 8,000 करोड़ होने के बाद सुसाइड कर लिया। तो पैसा उनके पास था, ज्ञान भी था, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि जीवन में चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए याद रखो,
जो आदमी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, पड़कार को झेलने की ताकत रखता है, वही दुनिया में अपना भविष्य बनाता है। अगर आप आराम तलब कंफर्ट जोन में रहेंगे तो जीवन आपका बेहतर नहीं होगा। इसलिए हम शिविर लगाते हैं लोगों को कठिन रास्ते जीने का, अलग अलग चीज देने का। जो आदमी शिविर हमारा अटेंड करेगा वह सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता वहां सिखाई जाती है। उसे परेशानियों में रहने का एक ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल में शिक्षा पेट की मिलती है, लेकिन पेट की शिक्षा से कुछ नहीं होगा जब तक जीवन की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। और जीवन है लर्निंग, एक एक्सपोजर मिलता है। केरला के बच्चे अरुणाचल प्रदेश के बच्चों से मिलते हैं, नागालैंड के बच्चे आसाम गुजरात के बच्चों से मिलते हैं, गुजरात के बच्चे बंगाल के बच्चों से मिलते हैं। तो एक दूसरे का जो एक्सपोजर होता है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होते हैं, फिर एक कठिन जीवन जीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको मुसीबत आपके लाइफ में कभी आए तो आपको ये याद रहे, रिमेंबर रहे, हमें ऐसे भी जीवन हम जी सकते हैं, मुश्किलों में रह सकते हैं। तो यही आज इजराइल अपने देश में क्या करता है, वहां अपने बच्चों को 50 टेम्परेचर में सैंड रनिंग कराते हैं, रेत पे दौड़ाते हैं, उनको प्यास सर्दी में गर्मी में पानी 2 घंटे नहीं देते, क्योंकि टॉलरेंस पावर को विकसित करना, बॉडी में कैपेसिटी क्रिएट करना। आज इजराइल दुनिया का सबसे मार्शल के हैं, काफी बड़े सोल्जर ग्रेट हैं। वहां का मोसाद इतना क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि वो अपने सिटीजन में वो क्षमता पैदा करते हैं, वो आराम तलब लाइफ नहीं देना चाहते। और जो आराम तलब लाइफ देंगे वो सुसाइड की तरफ चलेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी और भविष्य चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप देखो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा स्विट्जरलैंड के पास है, और सबसे ज्यादा ज्ञान और तकनीकी जापान के पास है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा आत्महत्या स्विट्जरलैंड के लोग करते हैं, और दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड जापान के लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जीवन की ट्रेनिंग नहीं ले रहे। आज भी भूटान में हैप्पीनेस कोर्स चल रहे हैं, जगह जगह लोग हमारे देश में भी कोर्स कर रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस कोर्स में सिखाया जाता है कि लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन, साथ मिलकर रहना सीखो, एक दूसरे का सम्मान करना सीखो, और जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं वो लाइफ में हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो ये आप लोग इस इतनी बात को आप समझें और सीखें, भविष्य में और आपके जीवन को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, अभिनंदन। अब हमें आगे जाना है, इसलिए आपकी इजाजत चाहते हैं। थैंक यू। अभी एक क्वेश्चन है कि आज के एजुकेशन सिस्टम में हम युवा पीढ़ी के लिए क्या इसका हमारे क्या सोच है, क्या योग्य है, नहीं है। अभी जो आजकल एजुकेशन पॉलिसी बन रही, हमारे दोस्त बना रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। हमारे यहाँ प्रांसला आते रहते हैं और वो इसरो के चेयरमैन थे, बहुत पढ़े लिखे काबिल इंसान हैं। सिस्टम इससे पहले इस पॉलिसी को TSR सुब्रमण्यम बना रहे थे, जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और उसके मेंबर प्रोफेसर JS राजपूत और जैसे लोग, श्यामलाल जी, ये सब लोग उसमें मिलके काम करते हैं। तो हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार दुनिया के लोग अपना उद्देश्य बदल लेते हैं और उद्देश्य की परिभाषाएं भी बदल लेते हैं।
जीवन शिक्षा वही होना चाहिए, एजुकेशन एंड इनिशिएशन, शिक्षा के साथ दीक्षा होनी चाहिए। मैंने कहा कि आज पढ़े लिखे लोग क्राइम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ज्ञान तो है लेकिन जीवन की शिक्षा, वैल्यूबल लाइफ उनको नहीं मिली। मेरे पास ज्ञान है, मैंने कुछ ज्ञान को हासिल किया है, मैं अगर इसका मिसयूज करता तो मैं आज अरबोपति बन सकता था। जितना मेरा संपर्क संबंध भारत देश में है, मैं नहीं समझता किसी और का इतना होगा। मैं इसका, चाहे किसी का एक व्यक्ति से होगा, पॉलिटिशियन से होगा, कोई ब्यूरोक्रेट से होगा, हमारे तो हर फील्ड में, चाहे वो जज हो, सुप्रीम कोर्ट का, साइंटिस्ट हो, इकोनॉमिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, अगर उसका मैं 10% मिसयूज करता तो मैं न जाने कहां से कहां जाता। अगर मैं लाल पीले कपड़े पहन के, कंठी माला पहन के आशीर्वाद देता तो न जाने कहां से कहां जाता। अगर मैं आंख बंद करके लोग को ध्यान लगाता और पाखंड करता तो न जाने हम कहां से कहां चले जाते। अगर हम थोड़ा सा अपना सिस्टम चेंज कर दें तो हमारे पास आज कोई पीए नहीं है, कोई पीआरओ नहीं है, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, हमेशा कर्जे में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को शांति है कि हमने कभी जिंदगी में गलत नहीं किया। और अगर आगे बढ़ना है तो गलत तरीके से, एजुकेशन तो है लेकिन अगर जीवन की शिक्षा अगर हमारे पास नहीं होती, हमें ये जीवन की शिक्षा नहीं मिली होती तो हम उस रास्ते पर चल जाते बड़े आसानी से जो दुनिया के लोग जाते हैं। हमारे ऊपर बहुत से संकट आए, करोड़ों रुपए का कर्ज हुआ, लेकिन हमने अपने इथिक्स और वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, संघर्ष किया और उस समस्याओं का हमने समाधान किया और उसे हम आगे निकले। 370 कलम विषय में माहिती आपको, तो 370 जो आर्टिकल है वो पहले 306 था। उसके लिए गोपाला स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने इसे 370 आर्टिकल के रूप में प्रस्तुत किया। और जब ये प्रस्तुत किए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे। इस 370 आर्टिकल को हटाने के लिए काफी लोगों ने विरोध किया। जैसे सबसे बड़े समाजवादी लीडर थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 1951 में एक निर्दलीय सांसद, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रकाश वीर शास्त्री थे, जो बिजनौर से एमपी थे, यूपी से। उन्होंने अपना 370 पर इंडिपेंडेंट बिल ले आए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उसमें 20 मिनट स्पीच दिया था और 370 के पक्ष में दिया था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, ये हाईली क्रिटिक थे नेहरू के, लेकिन शेख अब्दुल्ला के सारे दोस्त थे। मधु लिमये ने 1987 में कंपेटरी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी है, जिसमें लिखा है कि 370 को हटाना कश्मीर को भारत से अलग करने के बराबर है। 27 मार्च 1977 को विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में स्पीच दिया है कि अभी तक हमारा ये मत था 370 हटना चाहिए, लेकिन आज मुझे समझ आया कि 370 हटाना नहीं चाहिए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं और भविष्य में कभी हटाना पड़ेगा तो हम कश्मीर की असेंबली के वहाँ के लोगों से राय शुमारी करके ही हम इसे हटाएंगे। और सबसे बड़े मुखालफत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सितंबर 1951 में नेहरू कैबिनेट से रिजाइन किया है और जब उन्होंने नेहरू कैबिनेट से रिजाइन किया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र खंड 14 भाग 2 और पेज नंबर 1317 से लेके 13 इनलाइटनमेंट, सुख का मूल ज्ञान है।
अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन अच्छा बने तो हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, जिंदगी का एक सिद्धांत अपना लो कि ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहां भी जाकर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी में सबसे बेहतर काम है जो है इस क्रिएटिंग नॉलेज, ज्ञान का सृजन करना। ज्ञान का सृजन कैसे होता है? दुनिया के बहुत बड़े ग्रेट इंसान थे स्टीफन हॉकिंस, बहुत ब्रिलियंट, बुद्धिमान समझे जाते थे। तो कहते हैं देयर आर 3 डोमेन ऑफ लर्निंग, 3 अधिकृत क्षेत्रों से हमें सीखना चाहिए। नंबर 1 कॉग्निटिव, हमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा हमें ज्ञान सीखना चाहिए। साइकोमोटिव डोमेन, मानसिक संवेग के द्वारा हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, किस तरह से आइडियाज हमारे मस्तिष्क में आते हैं, उनके द्वारा हमें लर्न करना चाहिए। और अफेक्टिव डोमेन, जो हमारे नजदीक है, जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, जैसे फैमिली है, सोसाइटी है, एक्सपीरियंस अनुभव है, नेचर प्रकृति है, द लाइट डेट बर्ड, एनिमल, स्नोफॉल, फॉरेस्ट, फ्लावर, रेनिंग, इन सब के द्वारा जो हमारे आसपास घटना घटती है, हमें उससे भी सीखना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? तो यूनेस्को के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर पाउलो फ्रेरे यही समझाते हैं कि एनर्जी ऑफ थिंकिंग एंड ईगरनेस ऑफ लर्निंग, सोचने की क्षमता और सीखने की उत्सुकता दोनों हमेशा कंटिन्यूअस जारी रहना चाहिए। और एक बात लाइफ में याद रखो, सोचना बंद तो समझना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए सोचना और सीखना, इसे कंटिन्यूअस जारी रखने का प्रयास करना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हम एक एक दिन बड़े नहीं हो रहे, एक एक क्लास हम आगे नहीं जा रहे हैं, हमारी आयु उतनी कम होती जा रही है। हमें अपने जीवन में कैसे रिफॉर्म लाने हैं, अपने टैलेंट, कॉम्पिटेंट, अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाना है, हमें लोगों से क्या सीखना है, इसे हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इसे कहते हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। आपको हमेशा योजना बनानी चाहिए जीवन के लिए और हमेशा अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अब आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं ताकि ये बात आपको समझ में आए। आपके क्लासरूम में कितने लोग पढ़ते हैं? एक क्लास में कितने लोग पढ़ते हैं आपके यहां? नहीं, आपको नहीं मालूम है? हाँ जी, 45, 42, गुड। 42 लोग आप एक क्लास में पढ़ते हैं। तो बुक्स आर सिमिलर, पढ़ने की किताब सबको एक जैसी होती है ये अलग अलग मिलती है? एक जैसी होती है। टीचर आर सिमिलर, टीचर्स आर सिमिलर, पढ़ाने वाले अध्यापक भी सबको एक जैसे होते हैं। फैसिलिटीज आर सिमिलर, सुविधाएं भी सबको एक जैसी मिलती हैं। सिलेबस आर सिमिलर, पाठ्यक्रम भी सबके एक जैसे होते हैं। तो क्या कारण है कि कोई परीक्षा में फर्स्ट आता है, कोई ज्यादा नंबर लाते हैं, कोई कम नंबर लाते हैं और कोई फेल हो जाते हैं? जब सबको सुविधा एक जैसी मिल रही है, फैसिलिटीज एक जैसी है, पढ़ाने वाले टीचर भी एक जैसे हैं,
किताब भी सबको एक जैसी है, तो क्या रीजन है? कोई ज्यादा नंबर लाते हैं, 100 में 98, कोई 100 में 75, 65 में रह जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इनके पास ज्ञान ज्यादा है और हमारे पास कम है, यही सोचेंगे, तभी तो नंबर कम आया। या कहेंगे कि इन्होंने ज्यादा मेहनत किया, हमने कम किया। कोई मेहनत भी बहुत ज्यादा करता है, फिर भी वो नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो आपको अपनी जिंदगी में 4 टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितनी टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए? पहली प्रैक्टिस है नंबर 1, क्लासरूम में 2 मिनट पहले पहुंचना। पहली प्रैक्टिस क्या है? क्लासरूम में 2 मिनट। आप लोग क्लासरूम में पहले जाते हैं, बाद में जाते हैं? टीचर से पहले जाते हैं। तो रोज की प्रैक्टिस रखो। पहली प्रैक्टिस है क्लासरूम में 2 मिनट पहले पहुंचना। जो भी आपको लाइफ में काम मिले, जो काम आपको दिया जाए, वहां आपको समय से 2 मिनट पहले पहुंचना। दूसरी प्रैक्टिस है टीचर की बात को कंसंट्रेट होकर सुनना। दूसरी प्रैक्टिस क्या है? टीचर की बात को कंसंट्रेट, ध्यान पूर्वक सुनना। लोग क्या करते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो व्हाइट पेपर पे ड्राइंग करते हैं, बाजू वाले को छेड़ते हैं, और जब टीचर पढ़ाकर चले जाते हैं तो साथी से बोलते हैं उन्होंने क्या बताया था। तो ऐसे लोग का नंबर ज्यादा नहीं आ सकता। तो दूसरी प्रैक्टिस क्या करना चाहिए कि टीचर की बात को कंसंट्रेट होकर सुनना। और तीसरी प्रैक्टिस है जो आपको होमवर्क मिला है, उस होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर करना। होमवर्क को कैसा करना है? इंटरेस्ट लेकर के, रुचि लेकर के करना। ये नहीं समझना कि हमारे ऊपर बर्डन है, भार है। हम जो भी काम करें उसे इंटरेस्ट लेकर के करें, उसे रुचि लेकर करें, उसमें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करें। और चौथी प्रैक्टिस है जो आपको कल पढ़ना है उसे आज पढ़ करके जाना। जो आपको कल पढ़ना है क्लासरूम में, स्कूल में, उसे आप एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता है। जब आप पहले एक दिन पढ़ लेंगे तो आप अपनी तैयारी रख लेंगे। अगर ये 4 टाइप की प्रैक्टिस आप डेली करेंगे लाइफ में, तो जिंदगी में आप कभी फेल नहीं हो सकते। तो कितनी टाइप की प्रैक्टिस करनी है? कौन कौन सी? पहली प्रैक्टिस क्या है? क्लासरूम में 2 मिनट पहले। और दूसरी प्रैक्टिस क्या है? टीचर की बात को ध्यान से सुनना। तीसरी प्रैक्टिस क्या है? जो आपका होमवर्क है इंटरेस्ट लेकर करना, रुचि लेकर करना। और चौथी प्रैक्टिस क्या है? जो कल पढ़ना है वो आज पढ़ करके जाना। तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता है। इसे कहते हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। आप योजना बनाइए और अपनी तैयारी रखिए। इसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज क्या है? मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। अपने गति को मेंटेनेंस रखना सीखो। आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी, टोर्टोइज एंड हेयर की रेस कंपटीशन पढ़ी है? रेस कंपटीशन ऑफ टोर्टोइज एंड हेयर पढ़ा है आपने? कछुए और खरगोश की दौड़ने की कहानी। तो कछुआ
स्लोली धीरे चलता है, और खरगोश कैसे चलता है, ससला फास्ट चलता है। तो दोनों में जीत किसकी होती है? कछुए की होती है। क्यों होती है? खरगोश क्यों जीता? वो आलस कर गया, सो गया नहीं, वो पहले दौड़ा फिर सो गया। तो आप लोग भी पहले खूब मेहनत करोगे फिर सो जाओगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आप जितना रोज पढ़ते हो उससे थोड़ा थोड़ा रोज ज्यादा पढ़ो। एक दिन आप खुद 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ लोगे और दूसरे दिन फिर सो जाओगे तो सब बराबर हो जाएगा। इसलिए आप जितना पढ़ते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कछुए ने मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम, अपने गति को मेंटेन रखा, और हेयर ने, खरगोश ने अपने गति को मेंटेन नहीं रखा, तो इसलिए उसकी डिफीट हो गई, हार हो गई। तो मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम, अपने गति को मेंटेनेंस रखना चाहिए। तो इसलिए जितना आप रोज पढ़ते हो, होमवर्क करते हो, सब कुछ करते हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा रोज पढ़ना चाहिए। जब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी जो है आपकी डिफीट नहीं होगी और आपकी कभी हार नहीं होगी। तो इसलिए जो ज्ञान हमें हासिल कर रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है? इसके लिए 2011 में यूनेस्को ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट विजडम। जो इंफॉर्मेशन है वो ज्ञान नहीं है, और जो ऐसा ज्ञान है वो विवेक नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। तो दुनिया के बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर रसल्स, उन्होंने समझाया कि मैन हैज नो चांस ऑफ सर्वाइवल इफ नॉलेज ओनली रिमेन्स नॉलेज, बट इफ वी कुड ट्रांसफॉर्म नॉलेज इनटू विजडम he will not only survive but will be able to ascend to greater and greater heights of achievements. मनुष्यता यदि ज्ञान पर निर्भर होगी तो वह नष्ट हो जाएगी। यदि हम ज्ञान को विवेक में परिवर्तित कर पाएंगे तो वह केवल हमें हमारे जीवन जीने का साधन नहीं होगा, अपितु जिंदगी की महानतम से महानतम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें जिंदगी में महानतम से महानतम ऊंचाइयों को हासिल करना है तो हमें अपने विवेक को जागरूक करना चाहिए। केवल हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ज्ञान तो बहुत से लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ जो सबसे बड़ा काम है वह विवेक को जागरूक करना है। सबसे बड़ा काम क्या है? विवेक को जागरूक करना है। और विवेक की जागरूक करने का क्या तरीका है? तो इसके लिए आयुर्वेद में ऋषि चरक ने बताया है कि सतत अध्ययनम वात है, परतंत्र अवलोकनम, निरंतर कंटिन्यूअस स्टडी करना चाहिए। और जो पढ़ते हैं उसे बार बार उसका रिवाइव करना चाहिए और थिंकिंग करना चाहिए कि इसमें और आइडियाज बेटर क्या आ सकते हैं। जब इस सोच को आप डेवलप करेंगे तो आपका लाइफ का प्योरिफिकेशन होगा, जीवन की शुद्धता होगी। इसलिए हमें रोज जहां हम ज्ञान हासिल करते हैं वहां हमें अपने जीवन को प्योरीफाइड करने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञान का मतलब यह है कि हमारा जीवन भी शुद्ध हो। इसीलिए एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन, 10 वे प्योरिफिकेशन ऑफ लाइफ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।
आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि। तो आप देखो, शुद्ध करने के लिए जीवन को 10 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? नंबर 1, बॉडी गेट्स प्योरिफाइड बाय वाटर एंड एक्सरसाइज। शरीर कैसे शुद्ध होगा? एक्सरसाइज से और पानी से। जितना आप वाटर कंज्यूम करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, आपका बॉडी प्योरिफाइड होगा। आपके शरीर से पूरे पसीने स्वेटिंग होना चाहिए। ब्रीथ गेट्स प्योरिफाइड बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज। श्वास जो है वो प्राणायाम के द्वारा शुद्ध होता है। अगर उसको प्योरिफाइड करना है, आपके जीवन में कहीं ब्लॉकेज ना हो, इसलिए रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करना चाहिए। सोल गेट्स प्योरिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटी एंड नॉलेज। आत्मा जो है तप और ज्ञान के माध्यम से शुद्ध होता है। मेमोरी गेट्स प्योरिफाइड बाय इंट्रोस्पेक्शन। स्मृति जो है, याददाश्त जो है, वो चिंतन और मनन से शुद्ध होता है। स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, उस शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जिससे आपका मन मेमोरी अच्छी रहे। माइंड गेट्स प्योरिफाइड बाय ट्रूथफुलनेस। मन जो है वो सत्य से शुद्ध होता है। जितने आपके जीवन में सत्यता होगी, ट्रुथ होगा, उतना आपका मन निर्मल होगा। अगर आप झूठ बोलेंगे, गलत करेंगे, तो आपका मन अच्छा नहीं हो सकता है। इंटेलेक्ट गेट्स प्योरिफाइड बाय नॉलेज। बुद्धि ज्ञान के माध्यम से है। 372(3) को उन्होंने अबोलिश किया है, जो आवश्यक था, और अब वो हट गया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ गया, जम्मू कश्मीर इसमें आ गया। अब डिलिमिटेशन होगा तो उसमें देखना है कि जम्मू के लोग सीएम बनते हैं या नहीं बनते। ये बात आपको समझ में आया 370 का क्या है? तो अभी किसका क्वेश्चन था ये? आपको समझ में आया? सेटिस्फाइड है कि और बताना है? ननेश केतन कोई नाम लिखा है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, શું વિશ્વના સફળ દેશમાં આપણો દેશ છે? भारत देश विश्व के सफल देशों में नहीं है। अभी 2019 में 2019 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, आउट ऑफ 117 कंट्री में 117 देश में भारत का स्थान 103 नंबर पर है। अर्थात हमसे भूखे नंगे देश दुनिया में सिर्फ 14 देश है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, हमारे देश के लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छे पौष्टिक आहार नहीं मिलते, इसलिए हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, अफ्रीकन देशों के बराबर हम कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन हमसे भूखे नंगे देश सिर्फ 14 देश दुनिया में हैं। 117 देश पूरे विश्व में जिसके पास अच्छा खाना नहीं है, उसमें भारत 103 नंबर पर है। दूसरी बात सिविक सेंस की, ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स की रिपोर्ट जो 2019 में आई थी, वो आउट ऑफ 187 कंट्री में भारत 143 नंबर पर है। तो आप देखिए, ह्यूमन इंडेक्स जो हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है। सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन डेफिसिट। हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव बहुत है। हमारे देश में 74.04% लिटरेसी रेशियो है, लेकिन आप ये देखिए, अभी भी 100 आदमी में 26 आदमी इस देश में अंगूठा लगाते हैं, थंब लगाते हैं। और उसके बाद में हायर एजुकेशन, 100 बच्चे अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं आप लोग को, तो 12वीं क्लास के बाद 82 बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं भारत देश में। कनाडा का हायर एजुकेशन 51% है, जापान का हायर एजुकेशन 48% है, अमेरिका का हायर एजुकेशन 42% है, इजराइल का हायर एजुकेशन 46% है,
कोरिया का हायर एजुकेशन 41% है, ब्रिटेन का हायर एजुकेशन 38% है, फ्रांस का हायर एजुकेशन 37% है, सिंगापुर का हायर एजुकेशन 32% है, आयरलैंड का हायर एजुकेशन 38% है, जर्मनी का हायर एजुकेशन 26.93% है, इटली का हायर एजुकेशन 20.13% है, चाइना का हायर एजुकेशन 27% है, हमारा हायर एजुकेशन सेम पित्रोड़ा कमेटी के अनुसार 11% है और वेद प्रकाश के अनुसार ये 18% है। अगर 100 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो 82 बच्चे 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब आप देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी तक 158 नोबेल प्राइज लेकर आई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने 118 नोबेल प्राइज लेकर आई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 107 नोबेल प्राइज लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने 98 नोबेल प्राइज लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने 92 नोबेल प्राइज लिया। भारत देश में सिर्फ 13 लोगों को नोबेल प्राइज मिली है, जिसमें 7 तो एनआरआई हैं और जो 6 भारतीय मूल के अंदर हैं उसमें एक मदर टेरेसा विदेशी मूल की थी। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हमारे यहाँ डेफिसिट है। अभी आप देखो पूरे दुनिया में 4000 लोग टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी हार्वर्ड जिसमें 800 लोग टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं। भारत देश में 133 करोड़ की 133 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां सिर्फ 10 लोग टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं। अभी जो दुनिया में टेक्नोलॉजी पे पेटेंट होता है, भारत उसमें 0.1% पर है। इससे ऊपर टेक्नोलॉजी का हम पेटेंट नहीं करा सकते। हम बातें तो बहुत करते हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, दुनिया भर के यहाँ भाषण देने वाले बहुत घूमते हैं, कुछ पैसे लेंगे, कुछ ये करेंगे, सोचेंगे हमारे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। लेकिन एक भी कोई आविष्कार, इनोवेशन, लोगों को मूर्ख बनाना, पैसे बनाना, ये काम इंडिया में 0.1% हमारा देश दुनिया में पेटेंट का काम है, कोई काम नहीं करते। और जो भारत से लोग बाहर जा करके रह रहे हैं, वहां उनकी पेटेंट में उनका 10% का रोल है। तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो ये समझ है एजुकेशन डेफिसिट। अभी आप देखिए विश्व की टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटी में पॉल्यूशन हमारे पास 14 सिटी भारत में है। विश्व में जो दुनिया की सबसे 20 पॉल्यूटेड सिटी हैं उसमें 14 सिटी भारत में है। 4 तो यूपी में है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। 2 बिहार में है, गया और पटना। 2 राजस्थान में है, जयपुर, जोधपुर। 3 दिल्ली के पास है, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद। और एक पंजाब में पटियाला, एक श्रीनगर में आपका कश्मीर में श्रीनगर। तो विश्व की जो 20 पॉल्यूटेड सिटी है उसमें 14 पॉल्यूटेड सिटी भारत में है। आपकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। अभी आज इस समय आपकी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें स्थान पर है। अब 7वें स्थान पर तो अर्थव्यवस्था है और पॉपुलेशन दूसरे स्थान पर है। जो जीडीपी का शेयर होना चाहिए वो बहुत कम। आज पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था का साइज $87 ट्रिलियन है और भारत की अर्थव्यवस्था $2.82 ट्रिलियन है। हम खाली आंकड़े से लोग को जुमले से खुश करते रहते हैं, वो तो कुछ होगा नहीं ना। जीडीपी हमारे पास, हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, 133 करोड़ पॉपुलेशन है। तो उसमें अर्थव्यवस्था पहले नंबर पे भी आ जाए तो हम क्या करेंगे। अमेरिका की आबादी सिर्फ 35 करोड़ है। आप देखिए आपका जो जर्मन है भारत के मध्य प्रदेश के बराबर है, लेकिन वो कितने रिच हैं। तो इस हिसाब से लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए हम खाली सपने देख सकते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे कॉम्पिटेंट लोग को तैयार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। कलम 370 और 35A, हाँ 35A 370 तो मैंने बता दिया। 35A क्या है?
पहले तो आप कश्मीर समझ लो क्या है। 1846 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह की डिफीट हार हुई और 9 मार्च 1846 को 9 मार्च 1846 को लाहौर संधि हुआ। लाहौर संधि में ये माना गया कि जो सिंधु नदी से ब्यास नदी के बीच का जो जमीन है, एरिया, इलाका है, वह इलाका अंग्रेजों के पास होना चाहिए। अंग्रेज ने महाराजा रणजीत सिंह से सिंधु नदी से और ब्यास नदी के बीच का जो एरिया था वो ले लिया 1846 में, और 9 मार्च 1846 को लाहौर एग्रीमेंट हुआ। इसके एक सप्ताह के बाद 16 मार्च 1846 को अमृतसर ट्रीटी हुआ, और अमृतसर ट्रीटी में जो आज एक कांग्रेस के लीडर करण सिंह का नाम जानते हैं आप लोग, सुना है? करण सिंह का नाम सुना किसी ने? वेरी गुड। करण सिंह के पिता थे महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह के पिता थे महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह के पिता थे महाराजा प्रताप सिंह, और महाराजा प्रताप सिंह के पिता थे महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह ने 16 मार्च 1846 को 75 लाख रुपए, 12 बकरी और 6 सॉल दे करके अंग्रेजों से सिंधु नदी से ब्यास नदी के बीच का जो इलाका था उसे खरीदा था, जिसमें जम्मू और कश्मीर ये आते थे। और 1835 से 40 के बीच में महाराजा गुलाब सिंह की सेना ने लद्दाख को जीता था, गिलगित बल्टिस्तान को जीता था, और ये पूरा मिलाकर के एक स्टेट बनाया। तो 16 मार्च 1846 से 27 अक्टूबर 1947 तक यह पूरा एक रियासत कायम रहा। अब कश्मीर में 1889 में 1889 की साल में कश्मीर का लैंग्वेज था फारसी, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया। तो कश्मीरी पंडित वहां के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि अगर उर्दू लैंग्वेज आ जाएगी तो पंजाब से पंजाबी लोग यहाँ आ जाएंगे, और यूपी बिहार से भैया लोग आ जाएंगे, वो जानते हैं उर्दू, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो वहां पर जो कानून महाराजा 1889 में जब वहां आंदोलन चला, तो उसके 38 बरस के बाद 1927 में महाराजा रणबीर सिंह ने एक ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर 35A के रूप में बनाया गया। तो 35A रियल में भारत सरकार ने नहीं बनाया था, यह कानून महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था, क्योंकि कश्मीर में 80% जमीन पहाड़ है, जंगल है, 20% जमीन मैदान और नदियां आदि हैं। तो आबादी बढ़ती जाएगी, बसने की कहीं जगह नहीं है, लोग आएंगे तो क्या करेंगे। ये आंदोलन 1889 में चला था, वही 35A है। 370 तो आपको बता ही दिया। અત્યારની नवी कलम विषय जनाओ। नवी कलम क्या होती है? ये क्या नवी कलम? नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं ने सरकार। अब उसके बाद यूनियन टेरिटरी में आ गया। भारत ने पाकिस्तान में बारंबार युद्ध શા માટે થાય છે? પાકિસ્તાન વિશે માહિતી આપો આપણે પછી યુદ્ધ માટે। नहीं, पाकिस्तान जो युद्ध करता है, आप कश्मीर में देखो 98% लोग वहां मुस्लिम रहते हैं, जम्मू में 40% मुस्लिम है। तो वो चाहते तो उनको पाकिस्तान में जाके मिल सकते थे।
शेख अब्दुल्ला ने पहले अपनी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, बाद में गांधी जी के कहने पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रखा था। तो पाकिस्तान ये सोचता है कि जैसे भारत ने बांग्लादेश को तोड़कर अलग कर दिया, उसी तरह से हमें भारत का विभाजन करना है। तो पहले पंजाब में उन्होंने किया, अब कश्मीर में करते हैं। तो धीरे धीरे ये उनकी सोच है और वो इसलिए पाकिस्तान से हमेशा पाकिस्तान भारत से युद्ध में लगा रहता है। उनका एक नारा है डेथ बाय 1000 कट्स। हम हजारों तरीकों से हजारों वर्षों तक भारत देश को बर्बाद करेंगे। वो भारत के जन्मजात दुश्मन है, उसमें सुधार नहीं आ सकता। उसके लिए आप अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपने देश की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, और शक्तिशाली व्यक्ति से कोई युद्ध नहीं करता है। तो हम जब शक्तिशाली हो जाएंगे तो वो अपना बकवास करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक स्थल मक्का मदीना विषय महत्व। तो धार्मिक स्थल मक्का और मदीना है, ये अरब के अंदर है और इस्लामिक स्टेट 56 कंट्री है, उसमें एक अरब देश है। अरब देश में दो जगह है, मक्का और मदीना। 22 अप्रैल 577 ईस्वी को एक व्यक्ति पैदा हुआ था जिसके फादर थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसकी माँ थी अमीना, उसका बालक था मोहम्मद। तो मोहम्मद ने आगे चल करके इस्लाम धर्म की स्थापना किया और 8 जून 632 को उनकी डेथ हो गई। 8 जून 632 एडी में उनकी डेथ हुई और उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 बरस मक्का में रहे और 20 बरस वो मदीना में रहे। तो मक्का और मदीना ये इस्लाम की एक रिलीजियस जगह है, वहाँ लोग रहते हैं। लेकिन 1979 में अरब के कुछ आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन ने मक्का और मदीने पर कैप्चर कर लिया और कहा यहाँ पर अधिकार हमारा रहेगा, और उन्होंने अपना एक खलीफा डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में पाकिस्तान आर्मी अरब की मदद में गई और वो उनको खाली कराया 1979 में। फिर 1989 में भी एक बार उन्होंने कैप्चर किया, फिर पाकिस्तान आर्मी ने उसको जाकर खाली कराया। तो मक्का और मदीना में मुसलमान के सिवा दूसरा कोई नहीं जा सकता, उनको सिर्फ मुसलमान को जाने का ही वहाँ राइट्स है। और प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो, अगर वो देखा जाए, ही वाज ए कमांडर, वो एक कमांडर के रूप में थे, इसीलिए उन्होंने अपना रूल्स ऐसा बनाया। पुराण नो निर्माण समझाओ, ऐसा तो कोई मतलब नहीं, आप क्या करोगे। भारत ने पाकिस्तान बच्चे शीत युद्ध बंद करवा माटे शू करवो जी। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध बंद करना है तो 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, बल्टिस्तान जो 13,297 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान में है, जिसे बल्टिस्तान कहते हैं, आजाद कश्मीर। और 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसे शकगाम कहते हैं, और शकगाम को पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया, जहां वो अपना CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए। तो अगर हम बल्टिस्तान को ले लेते हैं तो पाकिस्तान बहुत नीचे हो जाएगा, हम ऊपर पहाड़ी पर हो जाएंगे, इसलिए हमसे वो युद्ध नहीं कर पाएगा। दूसरा, वाटर रिसोर्सेस हमारे देश में पूरे हो जाएंगे। और बल्टिस्तान की दुनिया के 5 देश से सीमा लगती है। उसकी सीमा रसिया के साथ है, चाइना के साथ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो वहां से ट्रेड करने का एक रास्ता खुल जाएगा। बल्टिस्तान से ब्रिटेन 8,000 किलोमीटर है, दुबई 5,000 किलोमीटर है, दिल्ली 1,400 किलोमीटर है, चेन्नई 3,800 किलोमीटर है, मुंबई 2,400 किलोमीटर है। तो पूरी दुनिया में आप बाई रोड, रसिया 3,300 किलोमीटर है, तो आप अपना सामान भेज सकते हैं, दुनिया में आप काम कर सकते हैं। तो आप बल्टिस्तान को इंडिया में मिलाइए। दूसरा, जो इनकी डेथ बाय 1000 कट्स की पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म
उनके प्लेटफॉर्म को वीक करना है। और तीसरा काम है वहाँ के युवकों का डी रेडिकलाइजेशन, कट्टरता खत्म करके, इसीलिए हम कश्मीर से हर साल 200 बच्चे बुलाते हैं। डी रेडिकलाइजेशन उनकी खत्म हो, रिमूव हो, वो आगे चल के काम करें। और ये लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो बना दिया, काम हो गया, अच्छा इसमें अब रिवोल्यूशन लाए, ये सब काम करने से खत्म होगा। पुलवामा में हमला का कारण तो वही है, युद्ध उनकी पॉलिसी है, भारत को जख्म देना, तकलीफ देना। मोहम्मद अली जिन्ना भारत ना पानेली गाम ना होवा छता तेने पाकिस्तान ने मांगड़ी केम करी। तो बच्चों, पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने दिमाग की उपज नहीं थी, पाकिस्तान की सोच बनाने का वो थे चौधरी रहमत अली। 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली लंदन में बैठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ उन्होंने ये डिमांड किया कि हम भारत के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान देश क्यों बना, उसके 3 कारण थे। क्योंकि उस समय भारत देश में हिंदू 77% थे और मुसलमान 23% थे। तो इनकी ये समझ था कि हिंदू और मुसलमानों की पार्लियामेंट की सीट इक्वल होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता था? 77% हिंदू, 23% मुसलमान, उनकी समझ थी दोनों की सीट इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत की हुकूमत मुसलमानों के हाथ में थी और जब ये भारत छोड़कर जाएं तो इसकी हुकूमत मुसलमानों के हाथ में होनी चाहिए। इसलिए भारत का पहला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुसलमान बनना चाहिए। और तीसरा कारण था आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, जो चौधरी रहमत अली ने ऑक्सफोर्ड में पंपलेट में 27 डिफरेंसेस गिनाए थे कि ये वो सूरज को मानते हैं, हम चांद को मानते हैं, ये भगवा कलर को मानते हैं, हम हरे कलर को मानते हैं, वो दिन में अच्छे काम करते हैं, हम रात में करते हैं, ऐसे डिफरेंसेस गिनाए थे। तो ये कारण से ये सब है। શા માટે ચીન પોતાના નકશામાં ભારત को बताता है? ये भारत जो है चीन की एक विस्तारवादी नीति है। उसने, आप देखिए, मंगोलिया को, तिब्बत को सब बनाए। तो हर शक्तिशाली व्यक्ति अपने राज्य की सीमा बढ़ाता है। वो चाइना के पास आ सकती है, वो बढ़ा रहे हैं। हमें अपनी रक्षा के, हमें शक्ति बढ़ाएंगे हम लोग तो हमारा भी बढ़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे शक्तिशाली बनेंगे। अपना देश अपने अपना देश ने, ठीक है, आप अपने आपको देश को आगे ले जाने के लिए आपको अपनी क्वालिटी बनाइए, आप ज्ञान हासिल करिए, बताया तो सही, टेक्नोलॉजी हासिल करिए, जो चीजें हैं इसी से आप देश आगे जाएगा। कुतुब मीनार में थयेली दुर्घटना बाद आत्मा आदि कहीं नहीं भटकती घना लोगों। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान देश खराब है, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान खराब है, वहाँ के लोग नहीं है खराब है। तो अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, उनकी आइडियाज को चेंज करना जरूरी है ना। भारत में पाकिस्तान बच्चे युद्ध के, ये तो युद्ध तो हमेशा कोई विकल्प नहीं है आज के एजुकेशन सिस्टम। ये तो हो गया सर। थैंक यू सो मच, हमें बहुत टाइम ले लिया।